Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with a new chapter in laws and ethics. ये एथिक्स का लॉ तो पूरा हम लोगों को पढ़ना ही है, बट लॉ के बाद एक हमें अलग से टॉपिक ही दिया हुआ है, बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जो अपने एग्जाम्स में 15 मार्क्स का कवरेज रखता है. अकेले ये चैप्टर 15 मार्क्स कवर करता है. मतलब ये लॉ नहीं है, लेकिन लॉ में अलग से एक सब्जेक्ट हम लोगों को डाल के दिया हुआ है, बिजनेस एथिक्स. ठीक है, हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं उसमें एक एथिकल वैल्यू हमें फॉलो करना होता है सोसाइटी के बीच में. यही हम लोग को पढ़ना है इसमें से. अच्छा, ये इसमें से ना क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कुछ केस स्टडीज वगैरह नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. देखो, एथिक्स का मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस और नेचर ऑफ एथिक्स हम लोग स्टडी करेंगे. फिर इसके बाद 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ. पब्लिक लाइफ के 7 प्रिंसिपल्स हैं. सेल्फलेसनेस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, ये लिखने दे देता है 3 से 4 नंबर में, खाली ये वाला पॉइंट आपको. ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप. ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. फिर एथिक्स और लॉ के बीच कैसा रिलेशनशिप है ये हम लोग करेंगे. बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो मैं आपको लिखा भी दूंगा, जो कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके मैट में, वो मैं लिखा के कराऊंगा आपको. फिर बिजनेस एथिक्स एंड इट्स रेलिवेंस टू बिजनेस. बिजनेस एथिक्स का बिजनेस में क्या रेलिवेंस है, रेलिवेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फिर वैल्यू एंड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट. जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, से फॉर एग्जांपल अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, या प्रोफेशनल कोई अकाउंटिंग वर्क करता है, तो उसके वैल्यू और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. फिर प्राइमरी नॉर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या होता है, मैंने बिजनेस एथिक्स का प्राइमरी नॉर्म्स ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स देयर वर्क होना चाहिए. ठीक है, ये चैप्टर मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ ना कि तुम लोग भी थोड़ा सा बिजनेस एथिक्स को फॉलो करेगा पूरा अपना सिलेबस खत्म करने के लिए. समझ में आ रहा ना, इसको फॉलो करेगा. फिर एप्लीकेशन इन डिसीजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयर्स, फाइनेंस, ट्रेडिंग, इंटरनल कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, बिजनेस डीलिंग्स में कैसा एथिक्स हमें फॉलो करना चाहिए, और केस स्टडीज ऑन बिजनेस एथिक्स. ये बिजनेस एथिक्स के ऊपर कुछ केस स्टडीज है. एंड लास्ट टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो कि ओल्ड सिलेबस में नहीं हुआ करता था, ये न्यू एडिशन है बाय द इंस्टीट्यूट. ठीक है, यहाँ तक तो पुराना सिलेबस में भी था, लेकिन ये नया चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस. ये हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में. कितना नंबर इससे अपने को गेन करना है, 15 नंबर. देखो, कुछ ऐसा टॉपिक्स है, मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ते हो तो आप आसानी से, अगर ये 15 नंबर का आता है, मैंने फैक्ट्री जैक्ट जैसे आपको बोल के रखा हुआ है कि ये बच्चों फैक्ट्री जैक्ट आपका 5 से 6 नंबर का एग्जाम्स में आता है, 6 नंबर का मैंने बोल के रखा हुआ है ना. अगर वो 6 नंबर का आता है, ये 5 नंबर का, तो 20 नंबर की तैयारी अभी हम लोग इस 2 चैप्टर से कर लिए हैं, और इसके ऊपर अच्छा कमांड बना लेंगे तो उसमें 20 में थ्योरी में नंबर कट के मिलता है, पूरा फुल मार्क्स नहीं मिलता है, तो भी अपने 20 में 15 सिक्योर कर सकते हैं. सर हम लोग हिंदी मीडियम से, बंगाली मीडियम से पढ़ के आए, हमारा क्या होगा, आप आराम से नंबर गेन कर सकते हो उसमें भी. ठीक है, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस पहले दिन से करो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको लिख के प्रैक्टिस करो. आपका अगर इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश का ज़्यादा वर्ड्स कलेक्शन आपके पास नहीं है, लिखने में दिक्कत होगा, सो इसके लिए आपको तैयारी बहुत पहले से करना होगा, ना कि एग्जाम्स के दिन सारा कुछ एक साथ याद हो जाएगा आपको. प्रैक्टिकली कैसे होगा, नहीं होगा, तो हमें पहले से इसके ऊपर काम करना होगा, एकदम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग. ठीक है, अभी कौन कौन है, यस चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. यहाँ पे बिजनेस एथिक्स एज एन इसेंशियल स्किल होता है ये बिजनेस एथिक्स. ऑलमोस्ट एवरी कंपनी नाउ हैज अ बिजनेस एथिक्स प्रोग्राम्स, मोस्टली बिकॉज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस हैव मेड इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड पब्लिसाइज एथिकल मिसस्टेप. ये क्या बोला है, जितनी भी कंपनीज है ना, बड़े कंपनीज, जैसे आप बहुत सारे बड़े कंपनी के साथ आपका बिजनेस डीलिंग है, आप किसी बड़े कंपनी का मोबाइल फोन यूज करते हो, आर यू यूजर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी, वह बिजनेस एथिक्स को फॉलो करता है या नहीं करता है. अगर मान लो आपके मोबाइल फोन आपने खरीदा 20,000 रुपये का, आपके उसके फोन में कुछ गड़बड़ी आ गया, तो आप कंपनी के पास जाओगे कि भैया आपने तो हमें बोला था कि 1 ईयर का वारंटी है, कुछ खराबी होगा हम बना के आपको देंगे. तो कंपनी अपने एथिकल वैल्यू को फॉलो करेगा, ना कि बेचने के बाद वह बदल जाएगा. मैं पूछ रहा हूं आपसे,
मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी का आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, से फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा है, कंपनी ने आपने खरीदते वक्त आपसे कुछ वारंटी का प्रॉमिस करके रखा हुआ था, तो कंपनी अपने उस एथिकल वैल्यू पे रुका हुआ स्टैंड रहेगा, ना कि अपने एथिकल वैल्यू से बदल जाएगा। मेरा प्रोडक्ट तो अब सेल हो चुका है, कस्टमर से अभी मेरे को कोई लेना देना नहीं है, अपने एथिकल वैल्यू पे क्या करेगा, स्टैंड रहेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, अपने एथिकल, क्योंकि सभी कंपनी का फोकस अभी क्या है, हमें अपने बिजनेस में एथिक्स बना के रखना है। एथिक्स क्या होता है, मतलब गुड थिंग्स को फाइंड करना फ्रॉम समथिंग, दैट इज द एथिक्स। समझ में आ रहा है ना। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो, या फिर आप अपने टीचर या अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे आप घर में रहते हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बात करते हो, वो फैमिली एथिक्स है। एथिक्स हर जगह पे है। आप उस तरीके से पेश आते हो जैसे आप किसी फ्रेंड से मिलते हो या फिर अदर्स से, वैसे क्या अपने फैमिली मेंबर के साथ आप एथिक्स वैल्यू को फॉलो करते हो, नहीं। तो हमें कैसा करना चाहिए, अभी क्या बोला, टेक्नोलॉजी और डिजिटल कम्युनिकेशन ज़्यादा होने की वजह से आसानी से हम लोग एथिकल मिस स्टेप को, अगर कुछ एथिकल मिस स्टेप हो रहा है बिजनेस की दुनिया में, उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके वजह से सभी कंपनी इससे बचने के लिए अपने बिजनेस में बिजनेस एथिक्स प्रोग्राम्स को चला रहा है, ताकि हमारे सभी एम्प्लॉय अपने बिजनेस में एथिकल वैल्यू को फॉलो करें। To avoid the negative implications, companies are devoting more resources to business ethics. Negative implications से बचने के लिए कंपनीज क्या करते हैं, निगेटिव इम्प्लीकेशंस से बचने के लिए। अच्छा चलो मैं अपनी एग्जांपल एक बार लेता हूँ। मेरे पास आप लोग पढ़ाई करने के लिए आते हो ना, तो मुझे एक स्टूडेंट लोगों से कैसे बात करना चाहिए। मान लो मेरे को पढ़ाने आता है, अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्टूडेंट जो सीखने के लिए मेरे पास आया, उसके साथ मेरा वे ऑफ टॉकिंग बहुत गंदा होगा, और मतलब वैसे मेरे से हो नहीं पाएगा, लेकिन वो गंदा होगा। ऐसा होगा ना कि मैं एथिकल वैल्यू को फॉलो करूंगा अपने बिजनेस के लिए, कि स्टूडेंट है मेरे पास सीखने आया है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको समझना, या उससे वे ऑफ टॉकिंग मेरा क्या होगा। ये सारा चीज हमें अपने बिजनेस में एथिकल वैल्यू को फॉलो करना है या नहीं करना है, करना है ना। तो यहाँ पे निगेटिव इम्प्लीकेशंस से बचने के लिए सभी कंपनी अपने पूरे रिसोर्सेज को डिवोट कर रहा है, जितने भी उसके पास रिसोर्स है बिजनेस की दुनिया में, सभी रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके एथिकल वैल्यू को मेंटेन करने का कोशिश करता है। एथिकल वैल्यू को मेंटेन करने का ये मतलब नहीं कि खाली अपने कस्टमर को सर्विस दे करके सेटिस्फाई करना, ये एथिकल वैल्यू नहीं है। एथिकल वैल्यू में और भी बातें हैं जो आगे चल के हम लोग धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। फिर देखो यहाँ पे, in addition to establishing formal programs, companies are creating ethical workplace by hiring employees with high integrity and honesty. कंपनी क्या कर रहा है, एथिकल वर्कप्लेस क्रिएट करने के लिए, एथिकल वर्कप्लेस क्रिएट करने के लिए कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉय को हायर कर रहा है। वैसे एम्प्लॉय को हायर करने की कोशिश करता है जो वर्क प्लेस पे, अगर एक कंपनी में मान लो 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हम ऐसे एम्प्लॉय अपने यहाँ पर हायर करके लाएंगे जो आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, ना कि वर्क प्लेस पे इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे, एम्प्लॉयर को रिस्पेक्ट देंगे, अपने वर्क को रिस्पेक्ट देंगे। वैसे पीपल्स को हम हायर करेंगे, जो ऑनेस्टी मेंटेन करेगा उसको हम रखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। ये सब बिजनेस के एथिक्स में आते हैं। आप जैसे मान लो किसी कॉर्पोरेट में सीएमए बनने के बाद जॉब करने के लिए जाओगे, तो आप क्या करोगे, आप जैसे अपने दोस्तों से बात करते हो, आपका मान लो आपका जो बॉस होगा वो आपसे उम्र में 3-4 साल ही बड़ा होगा, हो सकता है किसी बड़े एम्प्लॉयर का सन हो, वहीं अभी बिजनेस को संभाल रहा हो, तो आप जाके कैसे बात करोगे, ओ अमित कैसा है रे तू, ऐसे बात करोगे, ऐसे बात करोगे, ना कि आपको किस तरह से, या आप उसके टुवर्ड्स ऑनेस्टी फ्रेंडशिप करने लगोगे। आप किस प्लेस पे हो उसके अकॉर्डिंग आपको एथिकल्स वैल्यू को फॉलो करना होता है। देखिए, बिजनेस सक्सेस इज वेरी इंस्टिंक्टिवली लिंक्ड टू एथिक्स इन द वर्क प्लेस। बिजनेस की सक्सेस वर्क प्लेस पे आप कैसे एथिक्स फॉलो करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास मान लो एम्प्लॉइज काम करते हैं,
ठीक है। मेरे से जुड़े हुए लोग कौन हैं? या तो मेरे स्टूडेंट हैं या तो मेरे एम्प्लॉइज हैं, यही लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। या फिर आउटसाइड से भी बहुत सारे लोग अपने कुछ ज़रूरतें होती है तो हमें कॉल करते हैं कि सर ये चीज़ हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे इससे निकल सकते हैं, हमारे बच्चे का करियर में ना वो बहुत कंफ्यूज्ड है, इसको थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए कैसे करना है। तो हमें भी भले हर बार हमें पैसे के लिए हम काम करेंगे क्या? कोई अगर ऐसा पर्सन आ रहा है जो मेरे को बोलेगा कि सर मेरे को ना अब से काउंसलिंग चाहिए कि मैं क्या करूं करियर में, किस तरह से जाने से हो सकता है मेरे लिए अच्छा, तो मैं उसको इसके लिए विदाउट चार्जेस जो मेरी ड्यूटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी भी मेरी कुछ ड्यूटी है, सो उसके लिए मैं काम करूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस है उसके वर्क प्लेस पे मेंटेन किए गए एथिक्स से बनता है, वर्क प्लेस पे मेंटेन किए गए एथिक्स वैल्यू से बनता है। क्लियर है? दूसरी बात, अब एथिक्स होता क्या सर है, इसके ऊपर अपने बात करते हैं। एथिक्स बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत कुछ सीखोगे इसमें तुम लोग, मतलब जो नॉर्मल लाइफ से भी रिलेटेड है और एज वेल एज सिलेबस से तो रिलेटेड है ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता दूंगा आपको कि ये बच्चा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझना पूरा है आप लोगों को। ठीक है, या सिर्फ मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा अभी तक, सुन रहे हो ना मेरी बातों को? एथिक्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सोसाइटी एंड नो बिजनेस कैन सस्टेन इन द लॉन्ग रन इग्नोरिंग सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज कुछ होते हैं, बात समझ में आ रहा है ना? आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपके कुछ सोशल वैल्यूज होते हैं। सोशल वैल्यू का मतलब सर क्या होता है? जैसे सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो, आप सोशल वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हो? आप मनी चार्ज करो, पीपल देगा, आप प्रोडक्ट दोगे, सर्विस दोगे तो पीपल पैसे तो देंगे, लेकिन इसके साथ साथ और आप क्या उसमें सोशल वैल्यू ऐड कर रहे हो जिससे पब्लिक अपने आप को ज़्यादा बेनिफिटेड फील कर रहा है, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करके दे रहे हो। कोई भी बिजनेस अगर लॉन्ग रन में सर्वाइव कर रहा है, लॉन्ग रन में सर्वाइव कर रहा है तो उससे अपने बिजनेस में एथिक्स को मानना होगा। आप वन शॉट बिजनेस करने के लिए आए हो, कुछ लोगों को आपने देखना वन शॉट बिजनेस करते हैं, समझ में आ रहा है? आप रास्ते में कभी किसी वेंडर को देखना, आप रास्ते में किसी वेंडर को देखना जो प्रोडक्ट बेचते हैं, किसी एक एरिया में गए, एक दिन बेचे निकल लिए, उनका थोड़ा एथिक्स देखना कैसे पीपल से बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज उनको वन टाइम बिजनेस करना है। समझ में आ रहा है ना? लॉन्ग रन में अगर आपने टाटा कंपनी का नाम सुना है मेरे बच्चों, टाटा कंपनी का नाम सुना है ना? 100 साल पूरा करने जा रहा है, 100 साल पूरा कर चुका है ऑलरेडी, 100 ईयर्स ऑलरेडी क्रॉस्ड है। 1908 की कंपनी है, अभी हम लोग चल रहे हैं 2024-25 में। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंपनी कितना बड़ा वैल्यू एडिशन किया है सोसाइटी के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू procreate into society and turn into social values which in turn are adapted by corporate and become corporate value। ये इंडिविजुअल वैल्यू ही सोशल वैल्यू बनता है और सोशल वैल्यू से कॉर्पोरेट वैल्यू क्रिएट होता है। कॉर्पोरेट एथिक्स क्या होता है? ठीक है ना, कॉर्पोरेट एथिक्स, कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनीज एथिक्स वैल्यू को फॉलो करती है। कॉर्पोरेट एथिक्स इज चूजिंग, एडॉप्टिंग एंड प्रैक्टिसिंग गुड थिंग्स एंड अवॉइड बैड थिंग्स। समझ में आ रहा है ना? जैसे कॉर्पोरेट एथिक्स का मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। आपने खुद की अपनी एक कंपनी बना रखी है, आपने खुद की कंपनी बना रखी है, या चलो मैं किसी कंपनी के एग्जांपल में आपको लेता हूं। ठीक है, आपने ऐसे किसी कंपनी का नाम सुना है जिसने पीपल्स के साथ चीट किया हो? पीपल के साथ आइदर प्रोडक्ट में चीट किया हो या सर्विस में चीट किया हो, या अपने प्रोमिसेस जो उसने किए थे उसको वह कंप्लीट नहीं कर सका हो। चलो कंप्लीट नहीं भी कर सका तो पीपल्स के सामने आकर के उसका एक जेन्युइन रीजन आपको बताना होगा, वह भी नहीं बता सका हो। समझ में आ रहा है ना? ऐसी कंपनी है हमारे देश में, सहारा इंडिया का नाम आपने सुना है? समझ में आ रहा है ना? और भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। और वैसी तरफ दूसरी एक कंपनी है टाटा, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं, जो जैसे जैसे सोसाइटी के पीपल्स की नीड बढ़ती गई उसने हमेशा ये कोशिश किया कि हमें पीपल्स के नीड को
सेटिस्फाई करना है, नए प्रोडक्ट ला करके देने हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस पे इनको प्रोडक्ट ला के देने हैं, हमें सोसाइटी में और क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है जो हम अपने कॉस्ट पे कर सकते हैं, ये हम करेंगे। तो ये कॉरपोरेट एथिक्स क्या होता है, जो गुड थिंग्स है उसको चूज करना और बैड थिंग्स को इग्नोर करना। अब नॉर्मल सोशल एथिक्स क्या होता है जो आपके लाइफ में है। आप जैसे मान लो 10 लोगों के साथ मिलते हो, 10 लोगों के साथ आप मिलते हो सकता है कि उसमें से 6 लोग ऐसे हो जो आपको उनका बिहेवियर अच्छा लगता है, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं वो भी अच्छे हैं लेकिन उनमें कुछ खराबी भी है। आपके कुछ ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं ना जो ड्रिंक करते होंगे, जो स्मोकिंग करते होंगे, लेकिन उनके कुछ अच्छे भी बिहेवियर्स हैं जो जिसके वजह से आप उनके साथ कनेक्टेड हो। तो आपको किसको चूज करना है, उनके उस बैड थिंग्स जो वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ चला जाना है, ना कि उनके गुड थिंग्स को अडॉप्ट करना और बैड थिंग्स को लीव करना है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, गुड थिंग्स को अडॉप्ट करना है, बैड थिंग्स को लीव करना है। ये हुआ आपके नॉर्मल एक इंसान की एथिक्स क्या होती है। आप सोसाइटी में कितने सारे लोगों से मिलते हो, क्या सब लोग एक जैसा सोचता है? नहीं, सबके थिंकिंग अलग अलग है। कोई बहुत एटीट्यूड में रहता है लेकिन काम का आदमी है, उससे जितना काम का आपका जरूरत है भाई उसी से काम कर लो अपना। उसके जो बैड थिंग्स है वो आपको अडॉप्ट नहीं, कि वो अगर एटीट्यूड दिखाता है, उसके अंदर कुछ कमी है, वो चीज को हम अडॉप्ट कर ले, हम भी वैसा ही बन जाए। नो 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 नो, आपको क्या करना है, गुड थिंग्स को अडॉप्ट करना है। सिमिलरली कॉर्पोरेट एथिक्स में कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, गुड थिंग्स को प्रैक्टिस करते हैं और बैड थिंग्स को अवॉइड करते हैं। दिस इज द कॉर्पोरेट एथिक्स। इसको अपनी क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट एथिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? Right or wrong varies from company to company, but there are some virtues and values which are universally accepted. देखो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, राइट और रॉन्ग कंडक्ट के बारे में हम बात करते हैं। राइट और रॉन्ग कंडक्ट के बारे में बात करते हैं। राइट कंडक्ट के बारे में और रॉन्ग कंडक्ट के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल पीपल के लिए बात करते हैं, ठीक है ना? नॉर्मल पीपल की बात करते हैं, फिर कॉर्पोरेट के ऊपर बात करते हैं, फिर बिजनेस के लिए बात करते हैं। आप मुझे बताओगे, आप लोग मुझे रिप्लाई करोगे, क्या ड्रिंक करना राइट है कि रॉन्ग है? अगर मैं 10 लोगों से पूछूं तो उसमें से हो सकता है कि 6 लोग या 5 लोग हमें ऐसा रिप्लाई करें कि ये तो बहुत खराब बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हमें इसका रिप्लाई करेंगे कि नहीं ये तो ठीक ही है, गवर्नमेंट अलाउ किया है, हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे अब्यूज करना सुने हो, गाली देना। कोई लोग उसको क्या बोलता है, अब्यूजिंग को, ठीक है, मतलब स्टार्ट ही करता है उसी से, शुरुआत ही उसी से करता है। लेकिन किसी लोगों को आपने देखा होगा जिसके लिए अब्यूज एक निकालना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। बात समझ में आ रहा है ना? तो डिपेंडिंग कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला चीज होता है। क्या होता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला चीज होता है। सिमिलरली यहां पर राइट और रॉन्ग कुछ है जो कंपनी टू कंपनी क्या करता है, वेरी करता है। राइट और रॉन्ग डिसीजंस कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट देयर आर सम वर्च्यूज एंड वैल्यूज, कुछ ऐसे वर्च्यूज और वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे वैल्यूएबल मैटर है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सबको एक्सेप्ट करना होगा। कुछ ऐसे एथिक्स है जो ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, बोल रहे हो कि हमारे हिसाब से तो ये सही है तो हम इसको करेंगे। समझ में आ रहा है ना? कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कुछ ऐसे एथिकल वैल्यूज हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सबको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, सबको उसको मानना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? आइए, एथिक्स क्या होता है? अगर आप वन वर्ड में, आपको जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है, यहां से शुरुआत होता है डिफाइन एथिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से शुरुआत होता है डिफाइन एथिक्स। सर ये कौन सा किताब से पढ़ा रहे हैं? आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। समझ में आ रहा है ना? आपके इंस्टीट्यूट का एथिक्स का डेफिनेशन आएगा तो यही आंसर आपको लिखना है। ध्यान से सुनना। एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? रूल्स का सेट।
अच्छा, ये सब रूल्स कहाँ पे बनाया जाता है? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बना के देते हैं? नहीं, आप अपने से। अच्छा एक बात सुनो, तुम लोग बचपन में ना जब थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट किया, बचपन में तो किसी को कुछ भी बोल देता था, समझ में आ रहा ना, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ तुम लोग, तो तुम लोगों को अपने बड़े भाई बहन या मम्मी पापा की तरफ से या स्कूल के जो उस समय के आपके टीचर्स रहे होंगे उनकी तरफ से बताया गया था कि अपने से जो एल्डर पीपल हैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा सिखाया गया था आपको? अपने से जो छोटे लोग हैं उनको प्यार देना चाहिए ना, ऐसा बताया गया था कि बेटा रास्ते में निकलना, कोई अगर कुछ भी बोले ना उसको अब्यूज से शुरुआत करना, पीछे नहीं हटना, जान दे देना भले, ऐसा बताया गया था आपको? बताओ आपको क्या बताया गया था? राइट थिंग्स। तो ये सेट ऑफ रूल्स जो होता है ना सोसाइटी के लिए होता है, जो सोसाइटी सोशल वैल्यूज से रिलेटेड रहता है तो सोसाइटी में फॉलो किया जाता है, इंडिविजुअल फॉलो करता है, और ये अगर कॉर्पोरेट की दुनिया में होता है तो पूरे कॉर्पोरेट्स इसको फॉलो करते हैं। सो एथिक्स क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि राइट और रॉन्ग कंडक्ट के बारे में हमें बताता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। समझ में आ रहा है ना? क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। आप अगर किसी लेडीज को रेस्पेक्ट देते हो तो ये रॉन्ग है कि राइट है? राइट है। लेकिन आप अब्यूज करते हो तो ये क्या है? रॉन्ग है। अब किसी को भी अब्यूज करते हो तो रॉन्ग है। समझ में आ रहा है ना? आइए, द टर्म एथिक्स डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एथोस। ये कभी फिल इन द ब्लैंक से एमसीक्यू में पूछता है कि एथिक्स जो वर्ड है ये कहाँ से डेराइव किया गया है? लैटिन वर्ड एथोस से डेराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। जिसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है, उससे ना मत बात करना, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। अब वो कैरेक्टर उसका ठीक नहीं है, ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? उसके रॉन्ग कंडक्ट के ऊपर डिसाइड होता है कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? हम लोग किसी बड़े कॉर्पोरेट्स में, जैसे हम चाहते हैं ना कि हम रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए जाएं, समझ में आ रहा है ना? ऐसा हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहां पे एथिकल वैल्यू को फॉलो किया जाता है। और आप XYZ लिमिटेड में काम करना क्यों नहीं चाहना चाहते हो? क्योंकि XYZ लिमिटेड में आपकी एक छोटी गलती आपको अगले दिन काम से निकाल दिया जाएगा, आपको वहां पे ट्रेंड नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो कौन कितना एथिकल वैल्यू को फॉलो करता है ये हमें समझना है। तो एथिक्स कौन सा वर्ड से डिराइव किया गया है? एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, बोलो, एथोस, जिसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। जिसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। एथिक्स इज अ सोशल साइंस। कैसा साइंस होता है? अच्छा, ये लॉ अभी तुम लोग नहीं पढ़ रहा है, ये पार्लियामेंट में बनाया गया है? नहीं, ये पार्लियामेंट की चीज नहीं पढ़ाई कर रहे हो, ये कोई एक्ट वैक्ट नहीं है, ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब समझ में आ रहा है ना? SST है ये। देखो, ethics is a social science which deals with concept such as right and wrong। ये किसके बारे में डील करता है? एथिक्स एक सोशल साइंस है जो राइट के बारे में, रॉन्ग के बारे में हमें बताता है। मोरल और इमोरल, क्या चीज मोरल है, क्या चीज इमोरल है, समझ में आ रहा है ना? आप जैसे मान लो आप जिस टीचर से पढ़ाई किए हो पहले कभी हो सकता है कि कोई टीचर से आप पढ़ाई करके सेटिस्फाई नहीं रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप इमोरल तरीके से पेश आओगे। हो सकता है 100%, नो वन इज कंप्लीटेड 100% इन दिस वर्ल्ड, कोई भी नहीं है, नहीं तो वो भगवान बन जाता। समझ में आ रहा है ना? भगवान का भी नहीं कंप्लीट है। समझ में आ रहा है ना? तो मोरल और इमोरल, क्या चीज इमोरल है, क्या चीज मोरल है। जैसे मान लो कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने, जैसे मान लो कोई वर्कर को आप अपने घर पे काम करने के लिए बुलाए हो, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, एग्जाम्पल को समझो थोड़ा सा, तभी आप इन चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाओगे। किसी वर्कर को आपने अपने घर पे काम पे बुलाया है, आप बहुत रिच पीपल हो लेकिन उसको आपने 200 रुपये के काम पे बुलाया है, तो आप उसके साथ किस तरीके से वर्क में पेश आओगे? इमोरल तरीके से ना मोरल तरीके से? आप उसको काम कराओगे 8 घंटे, 2 घंटे का आप उसको पेमेंट दे रहे हो, क्या ये मोरल है कि इमोरल है? इमोरल है। बात समझ में आ रहा है ना? तो एथिक्स एक सोशल साइंस है, ये डेफिनेशन है, ये पहला पैराग्राफ, इसको याद करना है, इसी को एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट अपने ब्लड में डालना है आपको, ठीक है? एथिक्स इज अ सोशल साइंस
which deals with the concept such as right and wrong, moral and immoral. ये सब, अब right और wrong वर्ड किसको याद नहीं रहेगा बताओ, moral immoral वर्ड किसको याद नहीं रहेगा, कोई हार्ड वर्ड है? फिर गुड एंड बैड बिहेवियर ऑफ डीलिंग विथ वन अनदर, समझ में आ रहा है ना? आप जैसे किसी से बात करने के लिए जा रहे हो, समझ में आ रहा है? नॉर्मल लाइफ में आप बॉस हो, आप अपने जूनियर से बात करने जा रहे हो, तो भाई जूनियर है, बात करोगे तो उसका एक तरीका होता है ना, कि एकदम बैड बिहेवियर के साथ बात करोगे, उसका एक वे ऑफ टॉकिंग होता है ना। सो इन चीजों को अपने क्या बोलते हैं, राइट और रॉन्ग के बीच में डील करना एथिक्स होता है, मोरल इमोरल को डील करना एथिक्स होता है, गुड और बैड बिहेवियर को डीलिंग करना विथ वन अनदर, ये होता है एथिक्स, ठीक है ना? हमें इसमें से राइट को, मोरल को और बैड बिहेवियर को गुड बिहेवियर को चूज करना है, समझ में आ रहा है ना? गुड बिहेवियर को चूज करना है। एथिक्स इज द बेसिक कंसेप्ट and fundamental principle of decent human conduct. Decent human conduct. आपने, चलो मैं आगे एग्जांपल देता हूँ। ये बच्चों आपका डेफिनेशन लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स है, इसको आप एकदम अपने ब्लड में डाल लोगे एकदम, ठीक है? एकदम इंपॉर्टेंट है। अगला पैराग्राफ में आप चले आओ, अगला पैराग्राफ में आप चले आइए। एथिक्स इज द बेसिक कंसेप्ट and fundamental principle of decent human conduct. It includes the study of universal value of such as the essential quality of all men and women, human or natural rights, obedience to the law of land, concern for health and safety, and increasingly also for the natural environments. ये सब कुछ एक decent human conduct क्या है? जैसे मान लो आप क्या गार्बेज समझ में आता है ना? आप गार्बेज रास्ते पे उठा के अपने बिल्डिंग से रोड पे फेंक दिया, ये गुड एथिक्स की बैड एथिक्स? ये कैसा एथिक्स है? बैड एथिक्स है, समझ में आ रहा है ना? आप किसी लेडी को, अननोन लेडी है, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, गुड एथिक्स की बैड एथिक्स? गुड, समझ में आ रहा है ना? बैड एथिक्स है। अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो बैड एथिक्स है। तो ये देखो बच्चों, ओबीडियंस बात नहीं करो, यहाँ पर इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ सच एज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन्स, ह्यूमन और नेचुरल राइट उनका, ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ लैंड, कंसर्न फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी, एंड इंक्रीजिंगली हमें हेल्थ एंड सेफ्टी का भी कंसर्न इसमें रखना है, नेचुरल इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें काम करना है। ये सब कुछ एथिकल वैल्यू में आता है, ठीक है? आप किसी एनिमल को आप हार्म कर रहे हो, ये बैड एथिक्स की गुड एथिक्स? एथिक्स आर द सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड अ पर्सन्स बिहेवियर्स। एथिक्स क्या होता है? मोरल प्रिंसिपल्स का सेट होता है जो ह्यूमन के पर्सन के बिहेवियर को गाइड करता है। द मोरल्स आर सेप्ट बाय सोशल नॉर्म्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये हमारा जो मोरल्स बनता है ना, मतलब कितना मोरल्स है, ये किस चीज़ से सेप होता है? हमारे सोशल नॉर्म से, मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वैसा सीखते हैं। हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस से आता है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस से आता है, ये सब चीज़ समझ में आ रहा है ना? ये चीज़ को एकदम हमारी जो मोरल्स थिंग्स है, ये सोशल नॉर्म से, कल्चरल प्रैक्टिसेस से, रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस से आता है। एथिक्स रिफ्लेक्ट्स बिलीफ्स ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स क्या रिफ्लेक्ट करता है? उस बिलीफ से कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, क्या गुड है, क्या बैड है इन टर्म ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। क्लियर है? आप किसी अनएडुकेटेड या इलिटरेट पीपल को देखोगे, वो ऑलवेज गलत तरीके से बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना? कई सारे चीज़ें जो कि हम लोग गुड मानते हैं, वो लोग उसको बैड तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो उनके लिए वह क्या है? वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर उनके अंदर ये बातें आई है? जिस सोशल नॉर्म्स में वो रहते हैं उससे इन्फ्लुएंस्ड है। बात समझ में आ रही है ना? एंड इसी चीज़ को एथिक्स हमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्या सही है, क्या गलत है। हम लोग कई सारे चीज़ों को बोलते हैं कि ये ना बहुत गलत है, तो वह कैसे पता चला? एथिक्स से पता चला।
क्लियर है? टू सर्व एज अ कॉम्पास टू डायरेक्ट हाउ पीपल शुड behave towards each other, understand and fulfill their obligation to society and live their lives. While ethical beliefs are held by individual, they can also be reflected in the values, practices and policies that shape the choices made by decision makers on the behalf of their organizations. ये अब शुरुआत हुआ बिजनेस की बात. Ethical beliefs held by the individuals. कोई इंडिविजुअल्स क्या एथिकल बिलीफ्स रखता है? कोई इंडिविजुअल क्या एथिकल बिलीफ रखता है, इससे डिपेंड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का डिसीजन मेकिंग. बात समझ में आ रही है? देखिए, एथिकल बिलीफ्स आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स, दे कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द, ये वहां पर भी रिफ्लेक्ट होता है. रिफ्लेक्ट होने का मतलब शो होता है इन द वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, policies that shape the choices made by the decision makers on the behalf of their organizations. The perhaps business ethics and corporate ethics are often used to describe the application of ethical values to business activities. Ethics applies to all aspects of conduct and is relevant to the action of individual, group and organizations. ये सब रीडिंग स्टफ है. आपको अभी तक लर्न करने का एक ही चीज मैंने आपको बोला है, ये क्या? डेफिनेशन. अभी तक लर्न करने का एक ही चीज आपको मिला है, डेफिनेशन. मैं तो बोलूंगा घर पे जाके इसको लिख लेना, डिफाइन एथिक्स, एक कॉपी पे. ठीक है? इसके बाद देखो मेरे बच्चों, इन एडिशन टू द इंडिविजुअल एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एथिक्स देयर आर कुछ प्रोफेशनल एथिक्स भी होते हैं. प्रोफेशनल एथिक्स भी होते हैं. जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर है तो उसका प्रोफेशनल एथिक्स क्या है कि अपने सारे पेशेंट्स को वह इक्वली एंड एकदम गुड माइंड से ट्रीटमेंट करेगा. उसकी प्रोफेशन की ये एथिक्स है, उसे करना होगा. समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो कोई लॉयर है, वह जो अपनी फी चार्ज करता है, उसी फी को लेकर के उसे अपने क्लाइंट को जिताना होगा, अपने क्लाइंट के लिए उसको फाइट करना होगा, ना कि वह अलग से बोलेगा कि हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा दोगे तभी हम तुम्हारा केस को जिताएंगे, ये तो हमारा चार्ज है वो जो तुम दे रहे हो. समझ में आ रहा है ना? तो कुछ प्रोफेशनल एथिक्स भी फॉलो करने होते हैं. जैसे आपने ऑडिटर के बारे में सुना है. ऑडिटर कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर होता है. तो भाई ये ऑडिट पे जाएगा तो इसको इंस्टीट्यूट ने बोला है कि बच्चे एथिक्स तो तुमको एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ऑडिट करना है. ये नहीं कि कंपनी तुमको कुछ खिला पिला दिया, कुछ हाथ में दे दिया तो तुम बोलोगे चलो कंपनी के हिसाब से काम करके चले आते हैं. समझ में आ रहा है ना? दैट इज द एथिक्स. क्लियर है? ओके. तो अभी मैं जैसे आप सब लोगों को पढ़ाता हूं, है ना, मैं बोलूंगा मेरे को जितना सर्विस देना है सबको इक्वली दूंगा. हो सकता है कि कोई बच्चा मेरे पास ऐसा भी पढ़ाई कर रहा हो जो कि स्कॉलरशिप लेकर के या फिर वो कम चार्जेस देके हमसे पढ़ाई कर रहा हो. क्या मैं बोलूंगा इसको कम कम पढ़ाता हूँ, ये मेरे को पूरा फीस नहीं दिया है, रुको ना, ऐसे करूंगा मैं? या फिर किसी बच्चे को ऐसे मैं बोलूंगा कि तू मेरे को 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दे, तेरे को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे एग्जाम्स के लिए. ये एथिक्स है? आंसर इज नो. समझ में आ रहा है ना? हमें सबके लिए ऑल आर इक्वल बिफोर मी. समझ में आ रहा है ना? सभी लोग मेरे लिए क्या है? बराबर है. समझ में आ रहा है? तो प्रोफेशनल एथिक्स इसको बोलते हैं. आइए बात करते हैं इसके ऊपर. इन एडिशन टू द इंडिविजुअल एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एथिक्स देयर आर प्रोफेशनल एथिक्स भी होता है. प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? प्रोफेशनल्स सच एज मैनेजर्स, लॉयर्स, accountant are individual who exercise specialized knowledge and skill when providing services to customer or to the public. जब ये लोग अपने किसी कस्टमर को या अपने किसी पब्लिक ग्रुप को सर्विस देते हैं तो ये अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल का यूज़ करेंगे. ये इनका एथिक्स है. ऐसा नहीं कि हम कम अपना नॉलेज यूज़ करेंगे. ये डॉक्टर है ना, हम इसको अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. ये अपने पूरे एथिक्सल वैल्यू को फॉलो करेंगे. क्लियर है? बाय वर्च्यू ऑफ देयर प्रोफेशन, उनके प्रोफेशन का नेचर ही ऐसा है. दे हैव ऑब्लिगेशंस टू दोज दे सर्व. उनका ऑब्लिगेशन है कि उनको सर्व करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, लॉयर मस्ट होल्ड क्लाइंट्स कन्वर्सेशंस कॉन्फिडेंशियल एंड अकाउंटेंट मस्ट डिस्प्ले द हाइएस्ट लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इन देयर रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस. मतलब अगर कोई लॉयर होगा तो उसका क्लाइंट का कोई अगर बात होगा तो वह क्या जा करके सबको बोलेगा कि देखो मेरा क्लाइंट ऐसे ऐसे किया था. सबको बताएगा ना कि उसको सीक्रेट रखेगा.
सीक्रेट रखेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई अकाउंटेंट है तो वह बुक कीपिंग अपना जो करेगा, फाइनेंशियल एनालिसिस करेगा, वो पूरे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ करेगा। समझ में आ रहा है ना? प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, AMA अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, एंड लाइसेंसिंग ऑथोरिटीज सच एज ए स्टेट गवर्नमेंट सेट एंड इन्फोर्स एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये खुद एथिकल स्टैंडर्ड बना के रखते हैं कि ये जो प्रोफेशनल्स होंगे उनको ये स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। क्लियर है? अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मेरे बच्चों, अभी तक जो भी आप पढ़ाई किए उसमें सिर्फ एक ही चीज आपको एकदम काम का मिला है, वह क्या है? डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। ठीक है ना? डेफिनेशन ऑफ एथिक्स और दूसरा ये वाला लाइन जो उसके साथ आप ऐड कर सकते हो उस डेफिनेशन में, दिख रहा है ना ये वाला लाइन। इसके बाद टाइप्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स के कितने टाइप होते हैं? एथिक्स के कितने टाइप होते हैं मेरे बच्चों? 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप्स आर एज फॉलो। ये टाइप आपके एग्जाम्स में लिखने आता है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। मेटा एथिक्स पहला नंबर, दूसरा है नॉर्मेटिव एथिक्स, तीसरा है अप्लाइड एथिक्स। अब देखो यहाँ पे छोटा छोटा में एक एक लाइन में डेफिनेशन दिया है। मेटा एथिक्स के बगल में मेटा एथिक्स का डेफिनेशन ये है। मेटा एथिक्स किसके बारे में डील करता है? यहाँ से यहाँ तक है। मतलब आप जब घर में आज जाओगे, ठीक है, तो कॉपी पे नोट्स बनाओगे, कैसे लिखोगे? मेटा एथिक्स, उसके बगल में एरो मार्क देके यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, बगल में, जस्ट बगल में। क्लियर है? इंस्टीट्यूट सारा लिख के दिया है लेकिन सही तरीके से नहीं लिख के दिया है। क्लियर है? वो मैं बता रहा हूँ आपको तरीका, आपको थोड़ा फॉलो अप करना पड़ेगा उसको। हाँ बोलो। हाँ जी, ठीक है। मेटा एथिक्स किसके बारे में डील करता है? मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। मोरल जजमेंट के नेचर के बारे में डील करता है। इट लुक्स एट द ओरिजिन्स एंड मीनिंग ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स। या ओरिजिन और मतलब प्रिंसिपल का ओरिजिन या एथिकल प्रिंसिपल्स के मीनिंग की तरफ ध्यान देता है। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है? उसका मतलब आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दूसरा लाइन में एरो मार्क करके, यहीं बगल में लिख दिया होता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन नहीं लिखा है। नॉर्मेटिव एथिक्स इज रिलेटेड विथ, कंसर्न्ड विथ का मतलब होता है रिलेटेड विथ। नॉर्मेटिव एथिक्स इज रिलेटेड विद द कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट and the criteria for what is right or wrong। नॉर्मेटिव एथिक्स उस चीज से रिलेटेड है, मोरल जजमेंट के कंटेंट। मोरल जजमेंट किस बेसिस पे करना है, उसकी कंटेंट क्या है, और राइट और रॉन्ग की क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ये क्राइटेरिया पता करने के लिए हम लोग कौन सा एथिक्स को फॉलो करते हैं? नॉर्मेटिव एथिक्स को। इसके बाद आता है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स लुक्स एट द कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक वॉर, एनिमल राइट्स, कैपिटल पनिशमेंट, ये सब होता है अप्लाइड एथिक्स, जो आपको मानना पड़ेगा। मैं जैसे एग्जाम्स लूंगा अभी तुम लोगों का, तुम लोग एग्जाम्स में नहीं आएगा, जिस दिन एब्सेंट करेगा, एग्जाम्स में एब्सेंट करेगा तो 50 रुपये का फाइन रहेगा आपके ऊपर। समझ में आ रहा है ना? वो रहेगा, नहीं तो कोई एग्जाम देने नहीं आएगा फिर। तो 50 रुपये का ये जो फाइन रहेगा, ये कौन सा एथिक्स है? आप लोग बोलोगे सर ये बहुत गलत कर रहे हैं, फी तो लिए ही है पढ़ाने के लिए, साथ में हम लोगों से क्या ले रहे हैं? साथ में क्या ले रहे हैं? एक्स्ट्रा ये चार्जेस कर रहे हैं। ये मैं अपने भलाई के लिए कर रहा हूँ ना आपके भलाई के लिए? आपके लिए कर रहा हूँ, मेरा क्या भलाई है इसमें? वो टेस्ट के ऊपर खर्चा किया जाएगा, वो पैसा आएगा तो कौन सा मैं अपने घर लेके जाऊंगा? टेस्ट का पेपर बनाने में खर्चा किया जाएगा। तो उस पैसे से ये क्या हो जाएगा? अप्लाइड एथिक्स है, क्योंकि यहां पर आपको क्या दिया जा रहा है? कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है। ये अप्लाइड एथिक्स है, मानना पड़ेगा तुमको। समझ में आ रहा है ना? लेट फाइन अगर आप देते हो स्कूल में, कॉलेज में, तो लेट फाइन देने से आपको बोलता है कॉलेज वाला ना कि भाई इतना आपको ऊपर फाइन लगाया जाएगा। वह कैसा एथिक्स है? अप्लाइड एथिक्स है। बात समझ में आ रही है ना? अप्लाइड एथिक्स है। अच्छा, अब बात आता है एथिक्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इसको देखो पॉइंट वाइज करके इंस्टीट्यूट को लिखना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट लिखा नहीं है। ये कौन लिख के बताएगा आपको? मैं। समझ में आ रहा है ना? मैं बताऊंगा। ये टाइप्स ऑफ एथिक्स का 3 टाइप, तीनों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, जिसको आपको कॉपी पे सजा के लिखना है। मतलब आपको घर पे जाकर डिफाइन एथिक्स लिखना है और इसके बाद लिखना है मेटा एथिक्स। लेक्चर करते वक्त, मतलब लेक्चर अगर घर में दोबारा से देखना तो साथ साथ लिख लेना उसी समय, या अपना बुक का
बुक से भी लिख सकते हो। आ जाओ दूसरे टॉपिक पे बच्चों, ठीक है, दूसरे टॉपिक पे आ जाओ। दूसरे टॉपिक पे आ जाओ बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। इसको मैं पॉइंट वाइज कर दूंगा, ठीक है। एथिक्स इज रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट इज आवर मीन्स ऑफ डिसाइडिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन। पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है, एथिक्स हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज अनजस्ट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज मोरल, व्हाट इज इमोरल, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। ये हमें पहचानने में, डिसाइड करने में हमें हेल्प करता है क्या, एथिक्स। पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका ये है, पॉइंट नंबर 2 दे के ये लिखोगे, विदाउट इट, मतलब विदाउट एथिक्स आवर एक्शन वुड बी रैंडम और एमलेस होगा। अगर हमारे लाइफ में कुछ एथिक्स नहीं होगा तो हमारा जो एक्शन होगा वह कैसा होगा, एमलेस। किसी को कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है ना, एमलेस हो जाएंगे। आपके लाइफ में कुछ एम है ना, मुझे बड़ा बनना है, मुझे कुछ ऐसा बनना है, ऐसा करना है। अब जब आप एक प्रोफेशनल्स बनोगे तो आप वो सब काम करोगे जिसको सोसाइटी में वो लोग जो इलिटरेट है करते हुए आप उनको देखते हो, वो करोगे, आप कर पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि दे आर एमलेस, because they are not having any knowledge about deciding the course of action कि what is wrong, what is right। उनके नज़र में वो भी सही ही होता है, समझ में आ रहा है ना। तो without it our action would random और aimless होगा। there would be no way of work together towards a goal, हम लोग goals के towards काम नहीं करेंगे, because there would be no way to pick between the limitless number of goals, ठीक है। there would be no way to pick between the limitless number of goals। सभी के लाइफ में ना लिमिटलेस गोल्स होते हैं, हमें लाइफ में कितना कुछ अचीव करना होता है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर हमारे पास एथिकल्स वैल्यू नहीं होंगे तो हम उसको डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे कहाँ जाना है, कभी कुछ भटकेंगे पूरे जिंदगी, समझ में आ रहा है ना। ये पॉइंट नंबर 2 आप करोगे। इसके बाद से तीसरा इसका इंपॉर्टेंस यहां से लिखोगे, नंबर 3। दूसरा कहां तक है सर, यहां तक है, दूसरा पॉइंट यहां तक है। तीसरा नंबर, टू द डिग्री विच अ रेशनल एथिकल स्टैंडर्ड इज टेकन वी आर एबल टू करेक्टली ऑर्गेनाइज आवर गोल्स एंड एक्शन टू अकॉम्प्लिश आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स को हम रिकॉग्नाइज भी कर पाते हैं और फिर उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए, दैट मीन्स अचीव करने के टुवर्ड्स हम काम को ही कर पाते हैं। ये एथिकल वैल्यू से ही हो पाता है। इसके बाद से, अच्छा, आप जैसे स्टूडेंट हो, आप अभी क्या हो अपने ज़िंदगी में, स्टूडेंट हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करो। हो सकता है किसी के पेरेंट्स ने आपको सजेस्ट किया हो कि ये कोर्स कर ले, या हो सकता है पेरेंट्स को जानकारी नहीं हो तो आपने उनको बोला कि हम ये कोर्स करेंगे, इससे हम अच्छा कर सकते हैं। इतना तक तो आपने कर लिया, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके क्या एथिक्स बनती है, खाली इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना, ना कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए राइट एक्शन लेना। जैसे कोई बच्चा ऐसा भी है जो पढ़ाई तो कर रहा है, इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड है, कोचिंग सेंटर में भी इनरोल्ड है, लेकिन उसे ऐसा लगता है ना कि हम क्लासेस नहीं भी करते हैं तो दिस इज नॉट अ रॉन्ग कंडक्ट, ठीक ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, एग्जाम के पहले पढ़ के पास कर जाएंगे। क्या ये एज अ स्टूडेंट एक एथिकल्स वैल्यू को फॉलो कर रहा है, नहीं। समझ आ रहा है मेरी बात, ओके। अच्छा, इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे बस यही 3 पॉइंट इसमें करोगे। इसके बाद आगे और पॉइंट आता है तो मैं मार्क करता हूँ। यहाँ से करोगे, दिस इज आवर अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, द गोल्स इन विच एन एथिकल मैन मस्ट ऑलवेज एम। इट इज अराइव्ड एट बाई एन एग्जामिनेशन ऑफ द मैंस नेचर एंड रिकॉग्नाइजिंग हिज पिकुलियर नीड। यहाँ तक मार्क करोगे इसको।
फिर है एथिक्स, नेचर एंड रेलिवेंस टू द बिजनेस। एथिक्स का रेलिवेंस बिजनेस के लिए क्या है? एथिक्स का रेलिवेंस बिजनेस के लिए क्या है? कौन सा इंस्टीट्यूट? एक्चुअली ना इंस्टीट्यूट में जो लोग बैठे हैं ना उनको मेहनत नहीं करना है, जो पुराने टाइम से चले आ रहा है उसी को कॉपी पेस्ट करना है। वो थोड़ा बड़ी हो जाएगी तुम तो और समझ जाएगी, थोड़ा दिन और रुक जाओ, इंटर करते करते समझ में आ जाएगा। देखो, रेलिवेंस ऑफ एथिक्स इन द बिजनेस। एथिक्स का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है? सेवरल फैक्टर्स प्ले अ रोल इन द सक्सेस ऑफ अ कंपनी दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलोन। Organizational culture, management philosophy, and ethics in business each have an impact on how well a business perform in the long run. ये पॉइंट करोगे आप लोग एक ऐसे बुलेट मार्किंग के थ्रू, यहीं से जहाँ से बुलेट मार्किंग मैंने दिया, पॉइंट दूसरा लाइन से। ये पहला लाइन आपको नहीं करना, पहला लाइन तो ऐसे ही यूं ही लिख के दिया है। क्या बोला है ना कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका अच्छा होने से आपके बिजनेस की सक्सेस नहीं आती है, रुपया कमा लेने से थोड़ी ना होता है। क्या बोला है? आपको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मेंटेन करना होगा, मैनेजमेंट की कुछ फिलोसॉफी होगी कि हमारे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कम भी करेंगे तो भी हमको उनको साथ लेकर के उनको ट्रेंड करना है, ना कि उनको निकाल देना है काम से। बहुत सारी चीजें ऐसा बिजनेस में हमें एथिक्स फॉलो करना होगा। इट्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ वेल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म इन द लॉन्ग रन। इन सभी चीज का, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमारा कैसा है, मैनेजमेंट की फिलोसॉफी कैसा है, मतलब मैनेजमेंट किस कंसेप्ट पे काम करता है, समझ में आ रहा है ना। फिर बिजनेस में क्या एथिक्स है, इसका इंपैक्ट लॉन्ग रन पे बिजनेस के ऊपर क्या होगा, क्लियर है। नो मैटर द साइज, इंडस्ट्री और लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपका ये मैटर नहीं करता है कि आपका बिजनेस का साइज कितना बड़ा है, आप किस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल कितना है। ये मैटर करता है लॉन्ग रन सक्सेस के लिए कि आप कितना एथिकल वैल्यू को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए, बिजनेस एथिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस। आपको अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस करना है तो आपको बिजनेस में एथिक्स फॉलो करना होगा। सर बिजनेस में एथिक्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपका ऐसा हो कि जो भी लोग वहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाए फैमिलियर फील करें। फैमिलियर मतलब हमारे सारे एम्प्लॉय लगे कि हमारे अपने हैं, फैमिलियर है। मैनेजमेंट की फिलोसॉफी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, टुवर्ड्स द कस्टमर, टुवर्ड्स द बिजनेस या टुवर्ड्स द सोसाइटी गुड होनी चाहिए। फिर इसके साथ आप बिजनेस में जो भी एथिक्स आपको फॉलो करना है, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना है तो करना है। हमने कस्टमर को कमिटमेंट दिया है, हमें नुकसान हो जाए तो हो जाए, कमिटमेंट को पूरा करेंगे। ये सारी चीजें एथिक्स में आती है, नॉट ओनली टुवर्ड्स द कस्टमर। आपके बिजनेस में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आपका क्रेडिटर है, आप उससे क्रेडिट लेते वक्त आप क्या करते हो, बोलते हो 2 महीने में पेमेंट देंगे और उसके बाद उसको इतना दौड़ा देते हो कि बेचारे का कितना चप्पल घिस जाता है। ये बिजनेस का एथिक्स है क्या? नहीं है। आपको बिजनेस में एथिक्स सबके साथ मेंटेन करना होगा, क्लियर है। आप गवर्नमेंट से टैक्स की चोरी कर रहे हो, एथिक्स है, समझ में आ रहा है ना। सब मानना होगा आपको। आइए, द मैनेजमेंट टीम सेट द टोन फॉर हाउ द एंटायर कंपनी रन ऑन अ डे टू डे बेसिस। पूरी कंपनी डे टू डे बेसिस में कैसे रन करेगी, इसका टोन कौन सेट करता है? कंपनी का मैनेजमेंट। तरीका कौन तय करता है, डिसाइड कौन करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है। When the prevailing management philosophy is based on ethical practices and behavior, leaders within an organization can direct employee by example and guide them in making decisions. They are not only beneficial to them as individual but also to the organization as a whole. ये देखो मैनेजमेंट के बारे में बोला है। ये वाला लाइन फिर आपको पढ़ना है अच्छे से। यहाँ पे 2 लाइन आपको करना है, ठीक है। हाँ, एथिक्स मैनेजमेंट नहीं है, एथिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट,
समझ में आ रहा है ना? एथिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये अलग एक सब्जेक्ट है, ये अलग एक दुनिया है जो आपको पढ़ाया जाता है। किसमें था? फाउंडेशन में ना? हाँ था। तो देखो, अगर हमारी कंपनी का या कोई भी एक कंपनी है, उसका जो प्रिवेलिंग मैनेजमेंट है, मतलब जो मैनेजमेंट अभी है, वह एथिकल प्रैक्टिसेस और बिहेवियर को फॉलो करता है। जो मैनेजमेंट है, मतलब टॉप लेवल ऑफ द टीम इन द मैनेजमेंट कंपनी का है, वह एथिकल प्रैक्टिसेस और बिहेवियर को फॉलो करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लीडर्स होंगे, लीडर्स मतलब जो टॉप से बिजनेस को मैनेज कर रहे होंगे, मतलब जो भी मैनेजर्स किसी भी लेवल पे होंगे, किसी भी ग्रेड पे होंगे जो मैनेजर्स, वो सभी मैनेजर्स क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉय को एग्जाम्पल के साथ गाइड करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सके, और वह उस एम्प्लॉय के लिए इंडिविजुअली भी बेनिफिटेड होता है, एज वेल एज पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वह क्या होता है? बेनिफिटेड होता है। आप जैसे अपने एम्प्लॉय आपके पास काम करते हैं, उनसे गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आप क्या करोगे? साइड में ले जाकर के उसके साथ कुछ एकदम सबके सामने तेरे को नहीं बोलेंगे, चल साइड में, फिर तेरे को समझा रहे हैं, या फिर उसको आप एक अलग एग्जाम्पल से उसको और ज्यादा मोटिवेट करोगे टुवर्ड्स डूइंग द वर्क, मोटिवेट करोगे। बिल्डिंग ऑन अ फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर हेल्प क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द, अपने यहीं तक करो ना, काफी है, यहीं तक करो। देखो, देखो इसको रीड करते हैं अपने। बिल्डिंग ऑन अ फंडामेंटल ऑफ एथिकल बिहेवियर हेल्प क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इफेक्ट फॉर अ कंपनी, including the ability to attract and retain highly talented individual and building and maintaining a positive reputation within the community। कुछ कंपनीज अपने बिजनेस में ना, बिजनेस कम्युनिटी में क्या करती है? अपने पॉजिटिव रिपुटेशन बना के रखती है। जैसे मैं अगर आपको अभी बोलूं, मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, विजय माल्या, कैसा इंपैक्ट आपके माइंड पे आएगा? इसने पॉजिटिव रिपुटेशन बनाने के लिए बिजनेस किया था ना, रिपुटेशन गिराने के लिए। लेकिन मैं अगर दूसरे साइड पे आपको मैं बोलूं रतन टाटा, समझ में आ रहा है ना? तो ये किस तरह से काम करते हैं? ये जस्ट रीडिंग स्टफ है। रनिंग अ बिजनेस इन एन एथिकल मैनर फ्रॉम द top down build a strong bond between the individual on the management team, further creating stability within the company। कंपनी में स्टेबिलिटी आती है। when management is leading an organization in an ethical manner, ये देखो, फिर ये पॉइंट आप करोगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चंस क्या है? नेचर एंड रेलिवेंस ऑफ एथिक्स टू द बिजनेस, नेचर ऑफ एथिक्स टू द बिजनेस। तो आप पॉइंट कौन सा करोगे? ये पहला पॉइंट आप उठाओगे, ये दूसरा पॉइंट आप उठाओगे, ये तीसरा पॉइंट उठाओगे, ऐसे बुलेट मार्किंग करके लिखोगे इसको, जो मेन चीजें मैं उठा के दे रहा हूं आपको। नंबर 4, व्हेन मैनेजमेंट इज लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एथिकल मैनर। अगर कोई मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप बोलते हो, अगर ये अपने बिजनेस में एथिकल मैनर को फॉलो करते हैं, तब जो एम्प्लॉय होगा वह भी उसी फुट स्टेप पे चलेगा। आप बाहर वाले लोगों के साथ, जैसे आपने किसी को देखा होगा बाहर में लड़ाई करते वक्त, वह पूरे मतलब हाई लेवल गंदे तरीके से लड़ाई कर रहे होते, इससे सिर्फ उस पर्सन के बारे में पता नहीं चलता है, उसके पूरे फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। आप इससे एग्रीड हो कि नहीं हो, बस मुझे इतना बता दो, हाँ या ना। एग्रीड हो ना? कि वह किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वह किसी ना किसी का फुट स्टेप तो फॉलो कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना? किसी ना किसी का फुट स्टेप तो फॉलो कर रहा होगा। सो सिमिलरली बिजनेस में भी अगर सारे एम्प्लॉय, अच्छा एक बात बताओ, रिलायंस कंपनी खाली मुंबई में बिजनेस करती है ना, पूरे इंडिया में बिजनेस करती है? अच्छा, आप उनके किसी भी बिजनेस, और उनके बहुत तरह के बिजनेस है,
आप उनके किसी भी बिजनेस में चले जाओ, वहाँ के जो छोटे से छोटे एम्प्लॉय आप मोरल वैल्यूज के साथ आपसे टॉकिंग करेंगे, आपको प्रोडक्ट बताएंगे, आपको प्रोडक्ट कौन सा अच्छा होगा कौन सा खराब होगा उसके बारे में आपको समझाएंगे। बिजनेस तो उनको भी करना, आप भी जानते हो कि वो प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ बैड मैनर में कभी भी पेश नहीं आएंगे। चाहते तो वो आ भी सकते थे, चाहते तो आ भी सकते थे ना, कौन सा मुकेश अंबानी आके उसको काम से ज्यादा निकाल देगा, चाहे कुछ कर लेगा, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा करेगा, बोलेगा कल से काम पे मत आना। लेकिन उनको क्या ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है, लिसन, उनको ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है, मैनेजमेंट, आपको जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, वो अपने से डाउन लेवल के मैनेजमेंट को सबसे पहले एथिकल मैनर समझाता है। हाउ डू यू वर्क टुवर्ड्स देयर पीपल, कैसे आपको काम करना है। वही फुट स्टेप एकदम लास्ट लेवल, लास्ट जो चेन का एम्प्लॉय होगा वह भी वैसी फुट स्टेप पे काम करता है। एम्प्लॉय मेक बेटर डिसीजन इन लेस टाइम विथ बिजनेस एथिक्स एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स। अगर बिजनेस एथिक्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स होगा तो एम्प्लॉय कम से कम समय में अच्छा बिजनेस डिसीजन मेकिंग कर सकता है, और दिस इंक्रीजेज, और इससे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एंड ओवरऑल एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है। ये पॉइंट भी आप करोगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप यहां से शुरुआत करोगे, व्हेन एम्प्लॉय कंप्लीट वर्क इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी द होल ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिटेड। जब कोई एम्प्लॉय ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ काम करता है तो इससे सिर्फ वह एम्प्लॉय बेनिफिटेड होता है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन इससे बेनिफिटेड होती है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन इससे बेनिफिटेड होता है। बात समझ में आ रही है ना। Employee who work for a corporation that demands a high standard of business ethics in all facts of operation, ये नहीं करोगे, बस आप यहीं तक करोगे, ठीक है। जो जो पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ से शुरू करोगे यहाँ पे ख़त्म करोगे, यहाँ से शुरू करोगे यहाँ पे ख़त्म करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ पे ख़त्म करोगे, इसको अलग अलग लाइन में बुलेट मार्किंग करके आपको लिखना है घर पे। अगर आप लिख के रख लोगे तो याद करने में सुविधा रहेगा, नहीं तो किताबों से ऐसे पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत ऐसे एक साथ जोड़ जोड़ के इसको लिख के रखा हुआ है किताबों में, दिखाई दे रहा है खुद, तो एग्जाम्स के पहले ये बहुत हैक्टिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चले आओ यहाँ पे, द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स reaches far beyond employees loyalty and moral or the strength of the management team bond. ये इसको मार्क करोगे। फिर नेक्स्ट यहां से, the reputation of a business from the surrounding community, other businesses and individual investors is paramount in determining whether a company is worthwhile investment or not. इससे पता चलता है। नेक्स्ट आप ये पॉइंट करोगे, हाँ इन्वेस्टमेंट तक, ये पूरा मतलब जैसे आपको ये बड़ा सा टॉपिक देगा, क्वेश्चंस रहेगा ना, नेचर ऑफ एथिक्स टू द बिजनेस। तो अगर आप 10 पॉइंट लिख के रखोगे तो आपको 6 पॉइंट एग्जाम्स के लिए याद आएंगे, 6 याद रखोगे तो 4 याद आएगा एग्जाम्स में। दिक्कत किसको होगा? आप ही को। विथ कंसिस्टेंट एथिकल बिहेवियर कम्स, देखो यहाँ पर, with consistent ethical behavior comes increasingly positive public image। अगर आप लगातार ethical behavior को अपने बिजनेस में फॉलो करते हो तो इससे पब्लिक का पॉजिटिव इमेज, आप पब्लिक के माइंड में पॉजिटिव इमेज आपके लिए क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है ना। आप अगर लगातार अपने एम्प्लॉय हो, आप अपने कंपनी में किसी, आप लगातार अपने एम्प्लॉयर के लिए इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ काम करोगे तो आप अपने एम्प्लॉयर का ट्रस्ट विनिंग करोगे या नहीं करोगे। फ्यूचर में अगर किसी बड़े काम पे भेजना होगा तो आपको डाला जाएगा उस पे, ना कि किसी वैसे पीपल को जो एथिकल वैल्यू को नहीं मानते हैं आपको। सो ये पॉजिटिव पब्लिक इमेज बनाने के लिए, ये मोदी जी का नाम सुना है क्या तो लोग? वो वोट क्यों मिल जाता, पूरा देश भर से 2-2 बार प्राइम मिनिस्टर बन गया, कैसे क्रिएट किया गया है इसको, मतलब ऐसा है कि नहीं आई डोंट नो, बट क्रिएट किया गया है। क्या? पॉजिटिव पब्लिक इमेज। समझ में आ रहा है ना। अब ये जैसे भी क्रिएट किया गया, वो क्रिएट तो किया गया है पॉजिटिव पब्लिक इमेज। समझ में आ रहा है ना। जिससे क्या होता है, सब लोग थोड़े ना मिलने जाते हैं उनसे, लेकिन ये इमेज माइंड पे क्रिएट कर दिया गया है। कुछ भी हो जाए ये लोग घोटाला नहीं करेगा,
मतलब मोदी जी घोटाला नहीं करेंगे। घोटाला समझ में आता है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? हाँ, फ्रॉड, मतलब दैट मीन्स एक तरह का फ्रॉड, स्कैम, स्कैम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस गवर्नमेंट में, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट हुआ करती थी, 2G स्कैम हुआ था, नाम सुना है आपने? कोल स्कैम हुआ था, नाम सुना है आपने? अच्छा, ये सब हुआ था, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी वाला लोग बोलता है, कोर्ट ने प्रॉपर, हमारे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये स्कैम हुआ है, मिनिस्टर लोग जेल गए हुए हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात बता रहा हूँ, जब कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ करता था तब की मैं बात। तो जैसे ही उस पार्टी का माइंड में पीपल्स का आता है तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? हाँ, ये लोग बताते हैं जरूर है अपोजिशन वाले जा करके कि ये लोग याद करो वो लोग हैं जो लोग स्कैम किया था, तो लोगों के माइंड में आ जाता नहीं ये तो स्कैमर है, इनके साथ काम नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? तो ये बिल्टअप किया जाता है पॉजिटिव पब्लिक इमेज, क्लियर है? और ये कैसे होगा? लगातार कंसिस्टेंट एथिकल बिहेवियर आपको फॉलो करना होगा, तभी ये क्रिएट होगा। एंड देयर आर फ्यू अदर कंसिडरेशन एज इंपॉर्टेंट टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड करेंट शेयर होल्डर्स। जैसे आपके कंपनी में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स किसको बोलते हैं? जो अभी तक आपके कंपनी में इन्वेस्टर नहीं है लेकिन फ्यूचर में इन्वेस्टर बनेंगे। समझ में आ रहा है ना? फ्यूचर में इन्वेस्टर बनेंगे। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आपके कंपनी के साथ कब आएगा? जब आपके कंपनी का एथिकल बिहेवियर अच्छा रहा होगा, आपकी कंपनी अपने कमिटमेंट के साथ रेगुलर अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देता रहा होगा, उनके मनी का कोई मिसयूज नहीं किया गया होगा, तभी पॉजिटिव पब्लिक इमेज क्रिएट हुआ है। अभी मैं बोलूं रिलायंस कंपनी, कोई भी कंपनी खोल करके और अपना शेयर मार्केट में लेकर आए, लोग भाग भाग के जाता है मेरे को रिलायंस का शेयर खरीदना, रिलायंस का शेयर खरीदना। ऐसा क्यों? पॉजिटिव पब्लिक इमेज इन द माइंड कि ये आपके मनी को बर्बाद नहीं करेगा। और XYZ लिमिटेड लेके आ जाए, ओ क्या है, पता नहीं कौन है ये, पता चला इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद इसका कंपनी बंद हो गया, तो माइंड पे ये क्रिएट होता है। फिर देखो, टू रिटेन अ पॉजिटिव इमेज, यहां से भी ये लाइन भी करना है। अच्छा, ये पॉजिटिव इमेज जो मैं मार्किंग कर रहा हूं, प्लीज वीडियो खोल के स्टॉप करके इसको लिख लेना, पॉइंट वाइज अगर नहीं लिख लोगे तो बहुत दिक्कत होगा। पॉजिटिव इमेज रिटेन करने के लिए बिजनेस मस्ट बी कमिटेड टू ऑपरेटिंग एन एथिकल फंडामेंटल एंड इट रिलेट टू ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स को रिस्पेक्ट करना, फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस इन टर्म ऑफ द प्राइस एंड कस्टमर ट्रीटमेंट करना, बिजनेस एथिक्स इज एन अप्लाइड एथिक्स। देखो ये लास्ट लाइन है। कोई बिजनेस अपना पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए क्या करता है? कोई बिजनेस आप अपना पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए क्या करता है? बोलो, क्या करता है? एथिकल फंडामेंटल को फॉलो करता है। किस किस मैटर में एथिकल फंडामेंटल को फॉलो करता है? अपने एम्प्लॉय के साथ ट्रीटमेंट में। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो उसी का निकला हुआ एम्प्लॉय उसके बारे में और लोगों के माइंड में ऐसा डालेगा कि फिर कोई और एम्प्लॉय उसके पास काम करने जाने से डरेगा। नंबर 2, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स को रिस्पेक्ट करता है। समझ में आ रहा है ना? इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम जो उसे नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन वह कंपनी खुद कर देता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट, फेयर मार्केट वैल्यू पे, एकदम राइट प्राइस पे, राइट प्रैक्टिसेस बिजनेस में फॉलो करना, राइट प्राइसिंग रखना अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का, कस्टमर को या कंज्यूमर के ट्रीटमेंट डीलिंग में अच्छा से बिहेवियर से पेश आना। समझ में आ रहा है ना? ये सभी कुछ फॉलो करता है अपना पॉजिटिव इमेज को बिल्टअप करने के लिए और उसको रिटेन करने के लिए। इन सारे पॉइंट्स को प्लीज आप पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके लिख लेना, नहीं लिखोगे तो आप मारे जाओगे एग्जाम्स में, ठीक है? इसके बाद चैप्टर नंबर 1 आपका इसका खत्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, 2 भी खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा ही है, ठीक है? इसके बाद से 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम्स में लिखने आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है? मतलब ये पेज कितना पेज का है? 1 पेज। ये जो 7 पॉइंट दिख रहा है ना,
यही एग्जाम्स में लिखने बार बार आता है। ये ऊपर का जितना कुछ है ये सब बेकार है। ये कहां से जरूरत का चीज इसमें है आपका, वो पॉइंट दिख रहा है ना, वहां से। देखो बच्चों, ये पब्लिक लाइफ का 7 प्रिंसिपल है। सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का मतलब क्या होता है? हाँ, सेल्फलेसनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फलेस होना और सेल्फिश होना मतलब खाली अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? वो एक मूवी आया था, अपना काम बनता, समझ में आ रहा है ना? वैसा होना चाहिए क्या बिजनेस एथिक्स? पब्लिक लाइफ भी वैसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? सेल्फलेस होना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब सबको मिला के लेके चलना है। अगर मान लो कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उसको कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेटेड कि पार्शियल? इंटीग्रेटेड। समझ में आ रहा है ना? कोई मान लो बिजनेस कर रहा है तो उसको पार्शियल होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड? वह अपने उसके 10 तरह के कस्टमर उसके पास आते हैं, कस्टमर में भेदभाव करेगा ना कि उनको साथ लेके चलेगा? साथ लेके चलेगा। समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द वर्क होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, सबको एक्सप्लेन करेंगे, और ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, और लीडरशिप क्वालिटी होना। ठीक है? कई बार ये एग्जाम्स में ना 2 मार्क्स का पूछता है। मैं बता रहा हूं ना, व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, 2 या 3 नंबर का। तो आप खाली ये पॉइंट लिखना होगा, डॉट टू डॉट यही लिखना होगा आपको, खाली पॉइंट का नाम। सीरियली आप ऊपर नीचे भी लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है? लेकिन यही, अब ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं याद आ रहा है तो कुछ और बिजनेस स्टडीज में का उठा के लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? यही 7 का 7 वर्ड आपको लिखना होगा। मतलब रास्ते चलते वक्त ये याद कर लो, 7 भाई है, उसका 7 का नाम याद करना है, याद कर लो इसको। सेल्फलेसनेस होना, ये 2-3 वर्ड तो जो हम लोग रोज ही बोलते हैं, इंटीग्रिटी बोलते हैं, ऑनेस्टी बोलते हैं, लीडरशिप बोलते हैं, सब तो याद रहेगा ही रहेगा। कुछ वर्ड जो मेन है उसको याद रखना है आपको। क्लियर है? इसके बाद बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, और अगर एक्सप्लेनेशन आएगा आपके एग्जाम्स में तो 7 मार्क्स का ही आएगा, पूरा यहां से यहां तक। बड़े मार्क्स में देगा तो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लिखना होगा। क्लियर है? मैंने बोल दिया ये पेज इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एग्जाम में छपेगा ऐसा क्वेश्चन है। हर बार, हर मतलब 4 टर्म के बाद, 4 टर्म में 1 या 2 बार इसको दे देता है। ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट है, उठा के देख लेना, इसके अंदर ऐसा बार बार आता है। देखो, द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ वेयर सेट बाय लॉर्ड नोलन फॉर फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1995। MCQ के लिए इसको याद करना है। 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लॉर्ड नोलन ने 1995 में। दिस प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ विल अप्लाई टू एनीवन हु वर्क एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर काम करता है, इंक्लूडिंग इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड टू पब्लिक ऑफिस आइदर लोकली और नेशनली। जैसे आपका कोई लोकल काउंसिलर है, वह पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, इलेक्टेड पर्सन है या अपॉइंटेड पर्सन है। कोई IAS ऑफिसर है, कैसा पर्सन है? अपॉइंटेड पर्सन है। समझ में आ रहा है ना? इलेक्टेड तो नहीं होता है ना, अपॉइंट होता है वह। तो इन सभी लोगों को अपने पब्लिक लाइफ में ये 7 प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं। ये नहीं कि जो हमें पैसा खिलाएगा उसका काम करेंगे, जो नहीं खिलाएगा वो नहीं करेंगे। ऑनेस्टी हमारे ज़िंदगी में दूर दूर तक नहीं है। ऐसा बनेगा क्या वह पब्लिक लाइफ होल्ड करने वाला पर्सन? नहीं। समझ में आ रहा है ना? उसको अगर पब्लिक लाइफ में बैठा तो उसको ये बात मानना पड़ेगा। ठीक है ना? चाहे लोकली हो, नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, जैसा भी हो। दिस प्रिंसिपल अप्लाई टू सिविल सर्विसेज, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस। पुलिस कैसा पब्लिक है? वो पुलिस की लाइफ जो होती है वह कैसा होता है? पब्लिक लाइफ है। दे आर द पब्लिक सर्वेंट।
तो उनको ये सारा मेंटेन करना होता है। अब मेंटेन करते हैं कि नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन मेंटेन करना होता है। समझ में आ रहा है ना। फिर देखो कोर्ट, प्रोवेशन ऑफ सर्विसेज, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक बॉडीज, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, एडुकेशन, सोशल एंड केयर सर्विसेज, ये सब में समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीजें मानना होता है। इसके बाद देखो इसके बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे इस 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर। इसके ऊपर का पॉइंट आपको करने का जरूरत नहीं है। ये द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ एज अमेंडेड अप टू एंड एज ऑन 2015 आर एज फॉलो। देखो क्या क्या है बच्चों। सेल्फलेसनेस, holder of public life should act solely in terms of public interest। वह अपने लिए काम करेगा ना पब्लिक के फायदे के लिए काम करेगा, उसे ऑलवेज पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। आपका कोई भी, जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, अपने लोकल बॉडीज के पीपल्स को इलेक्ट करते हैं, ये सभी लोग पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, ना कि अपना घर बनाने के लिए काम करेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जिसको आप इलेक्ट करते हो बहुत गरीब था, पता चला कि एक बार इलेक्ट होने के बाद से वह सब कुछ, उसके पास ज़िंदगी में जो कुछ होना चाहिए है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, तो वह सेल्फलेसनेस के साथ काम किया है ना सेल्फिशनेस के साथ काम किया है? पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ, इसका रिप्लाई करो। वह सेल्फलेसनेस के साथ काम किया है ना सेल्फिशनेस के साथ काम किया है? रिप्लाई करो लाइव वाले बच्चे लोग। नहीं बताओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इतना मेरा मेहनत करना, जल्दी बोलो। इंटीग्रिटी पॉइंट देखो, नहीं बताओगे तुम लोग। सेल्फिशनेस के साथ, यस। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट अवॉइड प्लेसिंग देमसेल्व्स अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट माइट ट्राई इनअप्रोप्रिएटली टू इन्फ्लुएंस देम इन देयर वर्क। कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सके उनके काम को। देयर शुड नॉट एक्ट और टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल और अदर मटेरियल बेनिफिट फॉर देमसेल्व्स, देयर फैमिली और देयर फ्रेंड। ठीक है ना, उसको इंटीग्रेट होना पड़ेगा, अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिविटी कैसा होना चाहिए? दे मस्ट, ये लाइन भी उसमें जोड़ लेना, दे मस्ट डिक्लेयर एंड रिजॉल्व एनी इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजन इम्पार्शियली, फेयरली और ऑन मेरिट वह डिसीजन लेगा। मतलब पार्शियल डिसीजन नहीं लेगा, इम्पार्शियल डिसीजंस लेगा, फेयर डिसीजन लेगा, मेरिट के बेसिस पे डिसीजंस लेगा। यूजिंग द बेस्ट एविडेंस एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। अगर पब्लिक ऑफिस का कोई होल्डर है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके टुवर्ड्स होती है? पब्लिक के टुवर्ड्स। हमने अगर चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया तो चीफ मिनिस्टर को सारा जो भी काम है होता है वह सब काम का हिसाब उसे किसको देना पड़ेगा? पब्लिक को। समझ में आ रहा है ना? फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शंस, उसने क्या डिसीजन लिया, किसके फायदे के लिए क्या एक्शन किया, किसके फायदे के लिए, वो बताना होगा। एंड मस्ट सबमिट देमसेल्व्स टू द स्क्रूटिनी नेसेसरी टू इंश्योर दिस। स्क्रूटिनी में भी उसे अपने आप को डालना होगा। ओपननेस होना चाहिए। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट एंड टेक डिसीजन इन एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ये कोई भी डिसीजन लेंगे तो ओपन मैनर में लेंगे, ट्रांसपेरेंट मैनर में लेंगे, छुप छुप के काम नहीं करेंगे, कर दिया फिर बताएंगे। ओपन मैनर में डिसीजंस लेंगे, पब्लिक को ये बात पता होगा। इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक, नॉट बी विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक
अनलेस देयर आर क्लियर एंड लॉफुल रीजन फॉर सो डूइंग। आप यहीं तक करो, 2 लाइन नहीं करना होगा, ये लाइन को हटा दोगे। ऑनेस्टी, होल्डर अ पब्लिक ऑफिस शुड बी ट्रूथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। होल्डर अ पब्लिक ऑफिस शुड एग्जिबिट दिस प्रिंसिपल इन देयर ओन बिहेवियर। दे शुड एक्टिवली प्रमोट एंड रोबस्टली सपोर्ट द प्रिंसिपल एंड बी विलिंग टू चैलेंज पुअर बिहेवियर वेर एवर इट अकर्स। विलिंग, वह पुअर बिहेवियर जहाँ कहीं भी हो रहा है ना, उसको वह क्या करेगा, चैलेंज करेगा, उसको फाइट करेगा। लीडरशिप क्वालिटी उसके पास होना चाहिए, फाइट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। ये 7 पॉइंट आपको एकदम इम्पॉर्टेंटली लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं करोगे दिक्कत होगा। अगले क्लास में रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास आपका यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।